हाँ जी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म गणपत गुरुकुल फुलेरा पर। जैसा कि आपको पता है, आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर की करंट अफेयर के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो बताइए, करें स्टार्ट? हाँ, तो ज्यादा टाइम खराब न करते हुए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, है ना। आज ही के दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, ठीक है। और सितंबर महीना वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर मेरे पास यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो हमारा टीचर्स डे भी सितंबर महीने में ही आता है। कितने सितंबर को? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीचर्स दिवस। अच्छा, टीचर्स डे। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, है ना। सितंबर के जस्ट अगले महीने में, अक्टूबर में, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? यहाँ महिलाओं की बात आई, और देखो चाहे पुरुष क्रिकेट के अंदर इतने अच्छा प्रदर्शन करे या नहीं करे अलग बात है ना, लेकिन महिलाओं की जो क्रिकेट टीम है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चाहे पुरुष कोई ट्रॉफी इतनी जीते नहीं जीते, लेकिन महिलाएं हर ट्रॉफी जीत रही है ना। और इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो स्मृति मंदाना को जाता है। हालांकि स्मृति मंदाना, है ना, हरमनप्रीत कौर है। हालांकि ये हरमनप्रीत कौर तो शायद हॉकी की वो है, कप्तान है। लेकिन स्मृति मंदाना का नाम तो अगर क्रिकेट की टीम की बात आएगी तो स्मृति मंदाना का नाम पहले आएगा। तो ये अपने आप लिए अपने शान की बात है ना। और लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन की बात है कि एक ऐसी लड़की है ना जो पूरे देश की क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रही है ना, और हर एक टूर्नामेंट में जाती है और जीत के आती है, ठीक है। आगे देखो, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अपन। स्मृति मंदाना की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्रमुख बल्लेबाज है। वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी और कभी कभी दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करती है। सोचो, मतलब बाया और दाया दोनों चलती है ना। उनकी पहचान आक्रामक बल्लेबाजी, कवर ड्राइव और स्थिर तकनीकी के लिए होती है। आक्रामक बल्लेबाजी, खतरनाक खेलती भाई, है ना। छक्के चौके लगाने में बड़ी एक्सपर्ट है ना। अगर बात करें इनका पूरा नाम तो स्मृति श्रीनिवास मंदाना, श्रीनिवास इनके पिताजी का नाम है ना। पूरा नाम का मतलब ही समझ जाया करो, है ना। 18 जुलाई 1996 में मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है। बल्लेबाजी शैली है बाएं हाथ से, और गेंदबाजी शैली है दाएं हाथ से। खेलती बाएं हाथ से और गेंदबाजी करती है दाएं हाथ से, ठीक है। भारत महिला क्रिकेट टीम महाराष्ट्र रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, है ना, साथ ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की घरेलू लीगों में भी खेल चुकी है, ठीक है। ये बहुत सारी लीग खेल चुकी है, तो ये इसलिए पॉपुलर होगी। थोड़ी और उपलब्धियां भाई, इन्होंने अभी तक क्या क्या कर लिया, तो अगर इनकी और बात करें तो यहाँ 2013 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण कर लिया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये खेल के आई है। 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक लगाया था, जो विदेशी पिच पर उनका पहला बड़ा प्रदर्शन था। पहली बार ये अगर चर्चा में आई तो 2016 में आई। 2017 महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। 2018 और 2021 के आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर बनी। अब सोचो, 2018 की भी, 2021 की, पूरे साल में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाली महिला बन गई। 2023 में हाई विमेन्स प्रीमियम लीग WPL रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान रही, है ना। ये दो टीम है, आईपीएल है ना। आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियम लीग, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो उनमें ये दो टीम थी, एक हाई विमेन्स प्रीमियम लीग, है ना। वुमेन्स, इसका पूरा नाम तो वुमेन्स प्रीमियम लीग है, और एक है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो इनकी भी कप्तान रही हुई है। वह तेजी से रन बनाने वाली खिलाड़ी है, और T20 में भारत के लिए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। स्मृति मंदाना को अक्सर भारत की महिला टीम की कवर ड्राइव क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवर ड्राइव क्वीन। खेलते हैं सामने साइड में, बिल्कुल आपने कवर देखा होगा, कवर खेलने वाली लड़की है ना। सेफ खेलने वाली जो लड़की होती है वो कौन सी होती है? ये कवर ड्राइव क्वीन होती है, ठीक है। और वैसे मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बाकी मुझे क्रिकेट में कम इंटरेस्ट है। देखो, मैं क्रिकेट नहीं देखता, है ना। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज रखता हूँ, ज्यादा नहीं, है ना। अगर मैं कहूँ भाई मैं क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, देखो, है ना। निम्न में से कौन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश बन गया? तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? सबसे ज्यादा जंगल है दक्षिण अमेरिका में, है ना। और सबसे बड़ा जंगल है अमेजन वाला। कौन सा है? अमेजन वाला। तो वही देश निवेश करेगा, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जंगलों के लिए निवेश करना है। तो सबसे ज्यादा जंगल है ब्राजील में, तो ब्राजील देश इसमें निवास कर रहा है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और यहीं पे मैं कह सकता हूँ सबसे चौड़ी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी? सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, और यही अमेजन नदी में एनाकोंडा पाया जाता है। यही अमेजन के वन है। उन अमेजन के वन के कारण ही मैं कह सकता हूँ ये मतलब 20% ऑक्सीजन अमेजन के वन से ही मिलती है, ठीक है। हाँ,
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर, जिन्हें आमतौर पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFF के नाम से जाना जाता है, ये एक प्रस्तावित ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म है जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वनों को, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कटाई और वनों को नुकसान करने के लिए देशों को आर्थिक प्रोत्साहन करना है। मतलब नुकसान रोकने के लिए अगर पेड़ पौधों को बचाने का काम करेंगे, जो देश पेड़ पौधों को और ज्यादा लगाने का काम और उनकी सुरक्षा करने का काम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का काम करेंगे, उनको ये क्या करेंगे, ये फंड देंगे, आर्थिक रूप से पैसा देंगे। भाई आप सुरक्षा कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो, आप पेड़ पौधे लगवा रहे हो, तो उसके लिए पैसा मिलेगा। तो ये ऐसा फंड है, ठीक है। जो कौन कर रहा है, जो ब्राजील कर रहा है, ठीक है। निम्न में से किसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा? तो मैंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार बताया था नहीं बताया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, फिल्म। हाँ तो देखो 2023 का मतलब है, देखो 1 साल 2 साल बीच में चलता है ना, आगे के लिए थोड़ी चलेगा। आज फिल्म लॉन्च हुई है तो ये पूरी फिल्म चलेगी, हिट होगी, तो इसमें साल 6 महीने लग जाते हैं। और साल 6 महीने में अगर जैसे 2023 की फिल्म कोई बनी हुई है, तो 2023 की फिल्म अब तक जाते जाते हिट हो गई, बहुत ज्यादा लोगों ने देख लिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में है, तो अब जाके मिलेगा 2023 वाली फिल्म के लिए। तो अनुपम खेर को, मोहम्मद ईरानी को, माधुरी दीक्षित को और मोहनलाल को, तो किसको, मोहनलाल को ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेंगे। अच्छा थोड़ा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में देख लें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है। मैंने बताया था ऑस्कर के समान ही भारत में सबसे ज्यादा चर्चित है ना। भारतीय सिनेमा के जनक, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाने वाला, उनका पूरा नाम क्या है, धुंडीराज गोविंद फाल्के। पूरा नाम क्या है दादा साहब फाल्के का? धुंडीराज गोविंद फाल्के। मतलब ये भारतीय फिल्म के क्या है, जनक है, पिता है ना, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। पूरा नाम क्या है, धुंडीराज गोविंद फाल्के। 30 अप्रैल 1870 को इनका त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में जन्म हुआ। 16 फरवरी 1944 को इनकी मृत्यु। पेशा निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, छायाकार और संपादक। ये क्या करते थे, निर्माता बनाते भी थे, निर्देशक भी देते थे, वह कैसे काम करना है ना, पटकथा लेखक भी थे, लिखते भी थे, है ना, और छायाकार और संपादक उसको प्रदर्शित भी करते थे, ठीक है। फिल्म कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र, सबसे पहली फिल्म आती है ना, और देखा नाम, बहुत अच्छी फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बन गई थी, है ना। भारत की पहली पूर्ण लंबाई फुल लेंथ फीचर फिल्म है। पहले शॉर्ट में बनती थी फिल्में, है ना। शॉर्ट का मतलब है जैसे 10 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, है ना? ये फुल लेंथ मतलब 2 घंटे की, 1.5 घंटे की फिल्म है, ठीक है। शिक्षा में उन्होंने कला और फोटोग्राफी का अध्ययन किया, फिर जर्मनी और इंग्लैंड जाकर फिल्म निर्माण की तकनीकी सीखी। प्रमुख योगदान की बात करें तो भारतीय सिनेमा की शुरुआत में 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र फिल्म मूक फिल्म थी, बोलने वाली फिल्म थी, है ना। इसी से भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी गई। पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में। पर ये 1913 डेट इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए, ठीक है। ये डेट इसलिए भी फेमस हो जाती है। अच्छा कौन कौन सी फिल्में देखो, महत्वपूर्ण फिल्में इनकी है, राजा हरिश्चंद्र 1913, मोहिनी, भस्मासुर 1913, लकेचा सेठ 1917, श्री कृष्ण जन्म देखा है ना, राधा रानी वाड़ा कृष्ण, जन्माष्टमी वाड़ा कृष्ण कैसे बड़ा होता है बड़ा, वो सारी चीजें इसकी है ना। कालिया मर्दन 1999 1919, जिसमें उनकी बेटी मंदाकिनी फाल्के ने बाल कृष्ण का अभिनय किया था। ये देखो कितना बढ़िया है ना। कालिया, अरे कालिया नाग नहीं है क्या, वो वाला, ठीक है। उसके अलावा फिल्म निर्माण शैली, सेट डिजाइन करते थे, विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट और कैमरा तकनीकी में प्रयोग करते थे। पौराणिक और धार्मिक कहानियों को पर्दे पर जीवंत करना इनका काम होता था। जैसे रामायण के बारे में कोई नहीं जानते थे, है ना, श्री कृष्ण भगवान के बारे में कोई नहीं जानते थे, महाभारत के बारे में कोई नहीं जानते थे। अगर इनकी फिल्में नहीं बनी होती, इनके एपिसोड नहीं बने होते, तो आज अपन जानते हैं, आज अपन वो ज्ञान सीख पाते हैं। तो इनको धन्यवाद देना चाहिए अपन को, सम्मान। उनके योगदान को देखते हुए 1969 में भारत सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना, की स्थापना की थी इनके सम्मान में। भाई इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार रखा था। कब से, 1969। अच्छा 1969 एक डेट क्यों फेमस है, हाँ, इसरो की स्थापना है। और बताओ, इसरो की स्थापना, अच्छी बात है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कोई एक विशेष बात, 1969 में ही पहली बार अपन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार चालू किया था क्या, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में ही जोड़ा गया था, ठीक है। हाँ, नोबेल पुरस्कार कितने होते हैं, 6। एक मोटिवेशन लाइन है कि संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ द लाइफ, विदाउट इज इट नो सक्सेस इन इज पॉसिबल। क्या है, स्ट्रगल इज द एसेंस
ऑफ लाइफ विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। मतलब बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के अगर आप सोच रहे हो भाई सफलता मिल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। संघर्ष तो करना पड़ेगा हर चीज में। बिना संघर्ष के और बिना कर्म के आप फल लेने की इच्छा कर रहे हो, नहीं। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत कर, है ना। कर्म करना चाहिए इंसान को, ठीक है। आगे, जुबिन गर्ग का 52 साल की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? वो एक गायक थे। चलो, बहुत साथ गा लिया, सिंगर थे भाई, है ना। तो अब आराम दो भाई, है ना। आगे, अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस देश में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? मोरक्को में। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कहाँ का है? और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। आत्मनिर्भर भारत क्या है ना। आत्मनिर्भर भारत बहुत ज्यादा चल रहा है ना। आज थोड़ा समझ लो आत्मनिर्भर भारत क्या है। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तकनीकी रूप से, दृष्टिकोण से स्वावलंबी बनाना है। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर बनाना, है ना। स्वावलंबी बनाना है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोविड 19 महामारी और वैश्विक आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में शुरू किया था। जब अपने पास कोरोना आ गया था, कोरोना में अपने पास सारी चीजों की कमी आ गई थी, पैसे नहीं थे, खाद्य आपूर्ति नहीं थी, लोग घर बैठ गए थे, देश का विकास रुक गया था। उस टाइम ये परियोजना शुरू की थी, ये योजना शुरू की थी, जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत, है ना। और ये 20,000 करोड़ की ये क्या थी? योजना थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, भाई यहाँ बनी हुई चीजों को खरीदना और यहाँ की चीजों को खाना। आयात पर निर्भरता घटाना और निर्यात क्षमता बढ़ाना। कम बाहर की चीजें कम खरीदे और अपनी बनी हुई चीजें बाहर ज्यादा भेजे, ठीक है। हाँ, एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को मजबूत बनाना। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। कृषि, उद्योग, रक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता करना। और ये पॉसिबल भी हुआ। पॉसिबल हुआ है, नहीं हुआ? अब बताओ, स्वदेशी चीजों का प्रयोग करते हैं, नहीं करता? मेक इन इंडिया आता है। उसके अलावा आयात नहीं देता, है ना। आयात कम कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। उसके अलावा एमएसएमई बढ़ गई। उसके अलावा बताओ, डिजिटल इंडिया हुआ नहीं हुआ? मेक इन इंडिया हुआ है या नहीं हुआ? है ना। कृषि, उद्योग, रक्षा, स्वास्थ्य सब में चेंजेस हुआ है। एक बात बताओ, कोरोना काल में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी थी? बेड भी नहीं थे ढंग से, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे अपने पास, है ना। तब पता चला भाई, हाँ, सबकी पोल खुल गई थी कि अपने सरकारी अस्पताल कैसे हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं। उसके बाद में जैसे ही कोविड गया ना, सबसे पहला काम स्वास्थ्य सेवाओं को और हॉस्पिटल को सुधारने का किया गया था। तो कोई भी काम होता है ना, अच्छे के लिए होता है ना। देखो, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है ना। तो कोविड आया था, मानता हूँ महामारी थी, मानता हूँ बहुत बेकार था, है ना। देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करके चला गया, लेकिन सीखा भी गया कि फ्यूचर में ऐसी अगर समस्या आए तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। निम्न में से कौन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए? कौन बन गया भाई, है ना? कौन बन गया? अर्शदीप सिंह। कौन? अर्शदीप सिंह। इंटरनेशनल T20 के बारे में थोड़ा देख लें, आखिरकार T20 क्या होता है। ये तो पता चल गया भाई, T20 का मतलब 20 ओवर का क्या होता है? खेल होता है। हाँ, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का परिचय। प्रत्येक टीम को अधिकतम 20-20 ओवर खेलने का मौका मिलता है। एक पारी 120 गेंदें खेलेगी। सही बात है। अरे भाई, एक गेंद में कितने होते हैं? एक ओवर में कितने होते हैं? 6 गेंद। 10 ओवर में कितने होंगे? 60। तो 20 ओवर में कितने हुए? 120 गेंदे, ठीक है। हाँ, ये लगभग 3 घंटे में पूरा मैच हो जाता है। ये फॉर्मेट रोमांचक और नतीजा जल्दी मिलता है। T20 इंटरनेशनल मैच 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ऑकलैंड में खेला गया था। पहला मैच किसके किसके मध्य? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और ये खेला कहाँ गया था? ऑकलैंड शहर में। कब खेला गया था? 2005। भारत ने अपना पहला T20 मैच 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला और जीत गई। और T20 में तो अपन ने वैसे ही बहुत अच्छा झंडा गाड़ रखा है ना। तो मैं कह सकता हूँ शुरुआत 2005 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। जबकि भारत में पहली बार, मतलब भारत ने कब खेला था? 2006 में। किसके मध्य? भारत और दक्षिण अफ्रीका। जीती कौन? भारत, है ना। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने फिर जीता, है ना। फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान हुआ और पाकिस्तान को अपन ने हरा दिया था। मतलब ये फाइनल जो, ये देखो, ये T20 मैच है, ये ना T20 मैच है। और यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप है। आईसीसी T20 भाई वर्ल्ड कप है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन करवाएगी? आईसीसी करवाई। तो T20 वर्ल्ड कप है। ये भारत पाकिस्तान के मध्य होता है, इसमें हरा दिया अपन ने पाकिस्तान को। और अगर पूछे भाई T20 मैच किसके मध्य हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका और भारत। दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था अपन, ठीक है। आगे, T20 विश्व कप के बारे में और देखो। हर 2 साल में आयोजित होता है। कोविड-19 के कारण शेड्यूल बदलता रहा। भारत ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता। 2024 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। भारत का दूसरा T20 वर्ल्ड कप यही जीता था 2024 में। तो ये अच्छी बात है। मतलब क्रिकेट में भी ऐसी बात नहीं भाई, अपन पीछे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना।
और पहचान भी है अपनी क्रिकेट के अंदर। ठीक है, आगे बात कर T20 प्रदर्शन। पहला मैच 2006 जीत दर्ज, पहला वर्ल्ड कप कब 2007 चैंपियन, दूसरा वर्ल्ड कप 2024 चैंपियन। कई स्टार खिलाड़ी है जैसे MS धोनी 2007 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान, है ना, लंबे बाड़ों में रहते थे पहले। विराट कोहली कई बार सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, रोहित शर्मा सबसे ज्यादा शतक और छक्के के लिए मशहूर। ठीक है, और स्मृति मंदाना हरमनप्रीत कौर महिला T20 में भारत की स्टार है या नहीं है, अपने आप में बहुत अच्छी बात है ये, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आगे फिर एक मोटिवेशन है कि खुद को इतना मजबूत बना ले हर मुश्किल का हल निकाल ले, खुद को इतना मजबूत बना ले हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं है किसी भी हाल में, रुकना नहीं है किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले, बस अपनी तकदीर बदल ले, है ना। तो ये बात है, खुद को मजबूत बनाना है और हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढालना है अपने आप को, है ना। और ये समझ लेना है कि अपन को बस बदलाव लाना है, और बदलाव कब आएगा, जब अपन मेहनत करेंगे। ठीक है, अगला है निम्न में से किस राज्य में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे ये 18 साल और 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए। निम्न में से किस देश में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा, तो कहाँ पे, भारत के अंदर। ठीक है, और क्योंकि आजकल AI का स्कोप आ रहा है भारत में, तो जिसे देखो जो AI बस। निम्न में से किसे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, केसरी चैप्टर को, द बंगाल फाइल्स को। ये द बंगाल फाइल्स फिल्म बहुत अच्छी है भाई, है ना, ये फिल्म आई है, इसके लिए ऑस्कर के लिए ये चुनी गई है, बहुत अच्छी फिल्म है, इसको थोड़ा देखना भाई, है ना, है ना, द बंगाल फाइल। अच्छा, ऑस्कर के बारे में तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, हाँ बता रहा भाई, फिल्म जगत का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ऑस्कर, जिन्हें आधिकारिक रूप से एकेडमिक पुरस्कार कहा जाता है या एकेडमिक अवार्ड कहा जाता है। विश्व सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसे फिल्म कला और तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस सिनेमेटिक अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। 16 मई 1929 को शुरुआत हुई थी, आयोजक संस्था है एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, यानी कि एम्पास। क्या है, एम्पास। हॉलीवुड अमेरिका, हॉलीवुड शहर है अमेरिका का, हॉलीवुड जगह का नाम है ना, हॉलीवुड एक शहर का नाम है, और अमेरिका का है सबसे पैसे वाला सबसे प्रतिष्ठित शहर है ना। तो वो संस्था देती है, इस संस्था का नाम है एम्पास। ठीक है, पहला समारोह हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में हुआ था, लॉस एंजल्स में। ठीक है, इसे लोकप्रिय रूप से ऑस्कर कहा जाता है क्योंकि 1930 के दशक में एक लाइब्रेरियन ने कहा था कि ये मूर्ति उनके चाचा ऑस्कर जैसी दिखती है ना, इसलिए नाम क्या हो गया, ऑस्कर। आधिकारिक नाम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट। आकृति एक सूरवीर जो तलवार पकड़े हुए फिल्म रील पर खड़ा है ना, ये इनको अवार्ड के रूप में ये क्या देते हैं, मूर्ति देते हैं ना। ये धातु सोने की परत चढ़ी हुई कांस्य की मूर्ति होती है, ये इतनी सी बड़ी सी होती है। और ये अपने आप में देखो, चाहे मूर्ति चांदी की क्या मिट्टी की भी हो, अगर सबके सामने बड़े बड़े स्टार्स के सामने सम्मानित किया जाता है वो सबसे बड़ा होता है ना, पैसे से थोड़ी तोल सकते हैं, सम्मान सम्मान होता है भाई, है ना। आगे अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया है ना, जेडन सील्स को, मैट हेनरी को, जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद सिराज को। तो किसको, जसमें मोहम्मद सिराज को आईसीसी ऑफ द मंथ। देखो आईसीसी ऑफ द मंथ और आईसीसी ऑफ द ईयर, अगर इंटरनेशनल लेवल पे आएगा तो आईसीसी आएगा, बीसीसीआई ऑफ द मंथ और बीसीसीआई ऑफ द ईयर वो भारत के लिए आएगा। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये विश्व स्तर पर क्रिकेट का सबसे बड़ा शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में। नाम परिवर्तन 1965 में किया गया था, और क्या किया गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग किया था। मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी में कुल 108 देश है, जिनमें फुल मेंबर 12 है। ये टेस्ट खेलने वाले देश है जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आदि है। और बाकी जो मेंबर है वो कितने, 96, मतलब कुल मिला के कितने, 108। ठीक है, आगे निम्न में से किस देश में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, है ना, तो भारत। कौन करेगा, भारत। और लास्ट एंड फाइनल आज का क्वेश्चन, कि हाल ही में एमी अवार्ड्स के 77वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स यहीं तक थी। बेटाओ करंट अफेयर्स को देखना है, देखने के साथ साथ लाइक शेयर करना है, और साथ साथ में कमेंट में जरूर आंसर का जवाब देना है। और किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट जरूर करना, और साथ साथ में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन चाहिए तो वो भी हमें आप बताना। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।